नाउ विल स्टार्ट विद द लिवर फेलियर। जो लिवर फेलियर है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट लिवर फेलियर और हमारा क्रोनिक लिवर फेलियर। एक्यूट जो है वो एक्यूट एंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है, उसका एक मार्कर है कि एंसेफेलाइटिस कॉज कर सके अगर वो 6 मंथ्स के विद इन, अगर वो 6 मंथ्स के विद इन कर ले तो दैट इज़ एन एक्यूट कंडीशन। और 2 टाइप्स के हो सकते हैं, फल्मिनेंट और सब फल्मिनेंट। फल्मिनेंट का मतलब है कि बहुत ही जल्दी उसकी प्रोग्रेशन हो गई, बहुत ही जल्दी एब्रप्टली एकदम से हो गया। तो फल्मिनेंट और सब फल्मिनेंट। फल्मिनेंट में क्या होता है कि हिपैटिक एंसेफेलोपैथी होती है। अब हिपैटिक और एंसेफेलोपैथी का क्या लेना देना, जो हमारा हेपार लिवर है वो क्या करता है, वो टॉक्सिन्स को हमारे मेटाबोलाइज करता है, उसे रिमूव करता है। लेकिन अगर क्या हो जाए, लिवर फेलियर ही हो जाए एक्यूट में, तो फिर जो ये जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करेंगे और फिर हमारी होगी एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलॉन क्या होता है, हमारा ब्रेन, और उसकी एनसेफेलोपैथी हो गई। अगर ये हिपैटिक एनसेफेलोपैथी 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए जॉन्डिस होने के बाद, तब हम उसे बोलेंगे फल्मिनेंट। लेकिन अगर ये 3 मंथ्स के बीच में भी हो तो दैट इज़ नोन एज सब फल्मिनेंट। ऑब्वियसली सब मतलब ऑब्वियसली फल्मिनेंट से तो कम ही होगा, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर हो जाइए हिपैटिक एंसेफेलोपैथी, तब हम बोलेंगे कि सब फल्मिनेंट है। अब इस केस में होता क्या है, मैसिव हिपैटिक नेक्रोसिस। हमारा जो लिवर है उसमें नेक्रोसिस होनी, हर जगह आपको नेक्रोस्ड वाला एरिया दिखेगा। अब नेक्रोसिस हो गई है हर जगह, तो ऑब्वियसली जो लिवर है वो डेड हो गया है। तो डेड जो चीज़ होती है वो श्रंक हो जाती है, कोई मोटी ताज़गी तो रहती नहीं है। तो स्मॉल लिवर एकदम से श्रंकन हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेक्रोसिस की वजह से उसका जो पैरेन्काइमा है उसमें लॉस हो गया है। सो लॉस ऑफ पैरेन्काइमा दैट लीड्स टू श्रंकन लिवर। लार्ज जोन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सराउंडिंग ओकेजनल आइलैंड्स ऑफ रीजनरेटिंग हिपैटोसाइट्स। हमने अभी लास्ट में पढ़ा था, जो हिपैटोसाइट्स हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं या तो एडजेसेंट वाले हेपाटोसाइट्स या फिर स्टेम सेल से रीजनरेशन हो सकती है। तो वही हमने बोला है यहाँ पे कि ऐसे जोन्स आएंगे डिस्ट्रक्शन के, डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारा जो लिवर फेलियर है, लिवर फेलियर की वजह से हमारा जो हिपैटिक लिवर है वो नेक्रोस हो रहा है, उसकी नेक्रोसिस, उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। साथ साथ में क्या हो रहा है कि कुछ कुछ जगह पे उसकी रीजनरेशन हो रही है, ओकेजनल आइलैंड्स। क्यों ओकेजनल? ये अब हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है हो रही, क्योंकि फेल हो चुका है लिवर। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आए तो हमारा जो लिवर है वो रीजनरेट होने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम बोलें कि इतना फेल ही कर दिया लिवर, अगर खुद ही फेल हो गया तो वहाँ क्या रीजनरेशन होगी। तो इसलिए ओकेजनल आइलैंड्स है, कहीं कहीं पे आइलैंड्स हैं रीजनरेटिंग हिपैटोसाइट्स पे, नहीं तो बाकी सारा एरिया जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, एंसेफेलोपैथी। जॉन्डिस ये सब मेटाबॉलिक हैं। जॉन्डिस, वॉमिटिंग, नोजिया। जॉन्डिस जो है वो हमें कहाँ मिलेगा? वो आईज़ में देख सकते हो आप, उसमें कलर डिस्कलरेशन, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। इतना तो सबको पता होता है कि जॉन्डिस में येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। और ये कहाँ कहाँ देखते हैं हम लोग स्क्लेरा में देखेंगे, स्किन पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखेगा स्किन। इसमें होता क्या है कि बिलिरुबिन का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो गया होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी में अभी आपको बोला कि जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ब्रेन को उसने इंसेफेलोपैथी कॉज कर दी है। देन कम्स द पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हम डिटेल में आगे भी देखेंगे कि पोर्टल हाइपरटेंशन में जो वीनस सिस्टम है, पोर्टल वेन है, बिकॉज हमारा जो लिवर है, ये देखो ना, ये लिवर है मान लो हमारा, और यहाँ से पोर्टल वेन आ रही थी। तो लिवर में अगर सिरोसिस है, वो इसके अंदर ब्लड जो है अब वो एंटर कर ही नहीं पा रहा। सिरोसिस नहीं बोल सकते, मान लो कि फेल हो गया है, तो यहाँ पे लिवर में एंट्री नहीं हो पा रही है ब्लड की, तो ये पोर्टल वेन में जो है ब्लड वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो दैट विल कॉज पोर्टल हाइपरटेंशन। देन कम्स द लिवर इनिशियली एनलार्ज होता है, उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स की रिलीज होती है, क्योंकि कहीं पर डिस्ट्रक्शन होती है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं ना उसको हेल्प करने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि हमने बोला कि जो हमारा पैरेन्काइमा है उसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि नेक्रोसिस हो रही है। अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है, पैरेन्काइमा डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसीलिए श्रंक कर रहा है। तो पहले एनलार्ज हुआ क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ? श्रंकन हो गया बिकॉज ऑफ नेक्रोसिस एंड पैरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन। कोएगुलोपैथी। कोएगुलोपैथी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लिवर है वो हमारे कोएगुलेशन फैक्टर्स को रिलीज़ करता है। अब वो कोएगुलेशन फैक्टर्स भी रिलीज़ नहीं करेगा तो कोएगुलोपैथी हो जाएगी। कोएगुलोपैथी में क्या होगा कि अगर कोएगुलेशन फैक्टर्स रिलीज़ नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में ब्लीडिंग, छोटी छोटी जैसे माइनर कोई भी हल्का सा ब्रूज हुआ तो हमारी नॉर्मली क्या होता है कि हल्का सी जो ब्रूज होता है, कोई भी हल्की सी चोट लगती है तो उसमें वो आराम से वो कोएगुलेशन हो जाती है बिना खून निकले भी।
तो लेकिन इसमें छोटी छोटी चोटों में भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, मैसिव ब्लीडिंग, क्योंकि कोएगुलेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं। ये कुछ कॉजेज़ हैं एक्यूट लिवर फेलियर के बारे में जो हमने पढ़े हैं। ए इज़ एसिटामिनोफेन, ये एक ड्रग का नाम है एसिटामिनोफेन। ये हल्के छोटे मोटे पेन्स वगैरह को इरेडिकेट, मसल एक्स और मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो एक्स होती है उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए, रिलीव करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। टूथ एक्स वगैरह, बैक एक या कुछ भी ऐसा कोई फीवर वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें उसकी वजह से एक्यूट लिवर फेलियर होने के चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये सब रीजंस हैं। और ये जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ये जो भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस ई, ये सब है। एंड देन कम्स द विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ क्या आती है, हमने पढ़ी भी हुई है कि इसमें कॉपर का जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो कॉपर का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। ये कॉज हो सकता है एक्यूट लिवर फेलियर का। बुड-कायरी सिंड्रोम, सिंड्रोम में क्या हो सकता है कि बहुत ही रेयर है वैसे तो, लेकिन अगर हम पढ़ें तो इसमें जो हमारी हिपैटिक वेन्स होती है ना, हिपैटिक वेन्स, ऑब्वियसली हिपैटिक वेन जो उन्हें ड्रेन कर रही हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो ड्रेन नहीं हो पाता लिवर। तो लिवर के अंदर एब्डोमिनल पेन, एसाइटिस, लिवर एनलार्जमेंट, क्योंकि ब्लड अगर ड्रेन नहीं हो पा रहा तो लिवर एनलार्ज हो जाएगा। दैट इज़ कि हिपैटिक वेन की ब्लॉकेज की वजह से या फिर उसकी ऑक्लूजन की वजह से, दैट इज़ बुड-कायरी सिंड्रोम। और फैटी चेंजेस जो भी आते हैं हमारे प्रेगनेंसी में या फिर कोई भी ऐसी रे सिंड्रोम, टेट्रासाइक्लिन, इन सब की वजह से एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। तो ये हमने बोल दिया ए बी सी डी ई। देन कम्स द क्रॉनिक लिवर फेलियर। क्रॉनिक लिवर फेलियर मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा था। क्रॉनिक जब भी हम लोग नाम लेते हैं उसका मतलब है कि काफ़ी टाइम से उसमें प्रॉब्लम आई, काफ़ी टाइम से उसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है, हीलिंग हो रही है, रीजनरेशन हो रही है, फिर डिस्ट्रक्शन हुई, फिर हीलिंग हुई, इन्फ्लेमेशन हुई। तो ये सब काफ़ी रिपीटेड साइकिल हो चुके हैं, मतलब कि रिपीटेड साइकिल्स ऑफ दिस हेपेटोसाइटिक इंजरी एज वेल एज रीजनरेशन और स्कारिंग भी हो चुकी है। जब भी क्रोनिक लिवर फेलियर आए ना, इट इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद सिरोसिस। सिरोसिस नाम सुना है ना, अब वो हम लोग इसी में पढ़ेंगे। कॉजेज़ क्या हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, वही हमने जो वहाँ पढ़े यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में क्रोनिक वर्ड लग गया। एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एंड अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ मतलब जो अल्कोहल पीते हैं उनके अंदर हो सकता है, और जो अल्कोहल नहीं पीते उनके अंदर भी हो सकता है। कैसे उनके अंदर हो सकता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है और वो एक्यूमुलेट हो रहा है फैट हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से। अब सिरोसिस जो है वो कॉमन फीचर है। सिरोसिस में क्या होता है कि जो लिवर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना नॉर्मल से रीजनरेटिव पैरेन्काइमल नोड्यूल्स के अंदर। और वो जो नोड्यूल्स बनेंगी, वो नोड्यूल्स क्या होती हैं, बेसिकली ये जो नोड्यूल्स हैं उसमें रीजनरेशन हो रही है, बार बार रीजनरेशन हो रही है और सराउंडेड बाय फाइब्रस बैंड्स। अब जहाँ पे रीजनरेशन हो रही है, जहाँ पे कोई डेथ हुई, सेल की डेथ हुई, वहाँ पे आ गए फाइबर्स। अब वहीं जहाँ पे डेथ हुई है वहाँ पे क्या होना है, रीजनरेशन होनी है, क्योंकि अगर जहाँ पे डेथ हुई है कोई चीज़ तो वहीं पे तो रीजनरेशन होगी, वहीं पे तो जो हिपैटोसाइट्स हैं या फिर जो स्टेम सेल्स हैं वहीं पे वो रीजनरेट करेंगे। तो दैट इज़ कि रीजनरेटेड पैरेन्काइमल नोड्यूल्स सराउंडेड बाय फाइब्रस बैंड्स। और इसमें स्टेम सेल की डिफरेंशिएशन हो रही है डक्टुलर रिएक्शन, वही हमने जो एक्यूट में पढ़ा, डक्टुलर रिएक्शन की जो स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डक्ट्यूल्स, ऐसे ऐसे करके डक्ट्यूल्स बनाते हैं, उसकी फॉर्म में वो डिफरेंशिएट करते हैं। और ये एक्यूट में ज़्यादा नहीं होती जितनी क्रोनिक में होती है, क्योंकि क्रोनिक में काफ़ी टाइम से हो रहा था ना, तो इसमें डक्टुलर रिएक्शन जो है वो क्रोनिक के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो पिक्चर है ये सिरोसिस की है। यू कैन सी यहाँ पे कितने सारे नोड्यूल्स बने हुए हैं, यहाँ पे नोड्यूल, ये नोड्यूल्स। इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर आपको देख के समझ आएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कुछ टाइम के बाद, मान लो कि 1 साल के बाद, जब क्योंकि क्रोनिक है ना, तो उसमें क्या होता है कि अब हील होना शुरू होता है। सपोज कोई भी प्रॉब्लम थी, अल्कोहल की वजह से थी मान लो, तो अल्कोहल हमने रिमूव कर दिया। हेपेटाइटिस बी की वजह से थी तो वो हम HBV हमने रिमूव कर दिया, HCV हमने रिमूव कर दिया, कुछ भी है। तो अब क्या होगा, रिग्रेशन होगी। तो रिग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस, जो भी फाइब्रोसिस हुई है वहाँ पे उसकी रिग्रेशन होनी शुरू हुई, स्कार्स जो हैं वो थिनर हो गए और ये जो सेप्टा है ब्रेक हो गए और 2 जो लॉब्यूल्स थे वो एक साथ जुड़ गए। अब वो लार्जर आइलैंड बना देंगे इंसाइटिंग एजेंट, मतलब कि जो भी प्रोवोक कर रहा था इस चीज़ को, उसको हमने जब रिमूव कर दिया तब।
इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे ये जो बीच में ये फाइब्रोसिस हो रखी है, यहाँ पे फाइब्रोसिस, ये एक क्रोनिक कंडीशन थी, लेकिन 1 ईयर के बाद अगर हम देखें तो उसमें जब सुधार आना शुरू हुआ, उसमें जब रिग्रेशन आना शुरू हुआ बेसिकली, तब क्या हुआ, हमने देखा कि ये जो है फाइब्रस सेप्टा ये रिमूव हो रहे हैं और ये कंबाइन हो रहे हैं। अब सारी की सारी जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ेज हैं वो सिरहोसिस में डेवलप नहीं होती, लेकिन हाँ इसमें अगर क्रोनिक लिवर फेलियर बोलें तो बहुत ही क्लोजली रिलेट हम लोग कर लेते हैं सिरहोसिस को। 40% विद सिरहोसिस जो हैं वो लोग एसिम्टोमेटिक ही होते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब कि बहुत ही लेट सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इनिशियली उनके अंदर या तो एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि नॉर्मली इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि हाँ जो क्रोनिक इवेंचुअली जो कंडीशंस अप्लाई हों जो हमें दिखें, दैट इज़ जॉन्डिस, जो हमें नॉर्मल एक्यूट में भी दिखती हैं। जॉन्डिस की वजह से अगर बहुत क्रोनिकली हो जाए तो प्रूराइटिस हो जाता है। प्रूराइटिस का मतलब है इचिंग, बहुत ही इचिंग होनी। वो किसकी वजह से, क्यों, टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में काफ़ी बढ़ गए हैं, बिलीरुबिन बढ़ गया है, तो उनकी वजह से प्रूराइटिस हो जाता है, इचिंग हो जाती है। एंसेफेलोपैथी वही हम पढ़ चुके हैं, एंसेफेलोपैथी वही एक्यूट में भी हो जाती है और क्रोनिक में भी हो जाती है क्योंकि टॉक्सिन्स का लेवल इंक्रीज हो गया। कोएगुलोपैथी वही सेम, क्योंकि जो कोएगुलेशन वाले फैक्टर्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ब्लीडिंग वगैरह जो है बहुत ही ईजीली हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन, अब जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, मैंने आपको बोला कि नॉर्मली क्या होता है कि ये जीआईटी है, जीआईटी से जो पोर्टल वेन है वो लेके जाती है ब्लड को लिवर के अंदर, लिवर से उसके बाद वो जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन दैट इज़ आईवीसी, और आईवीसी के बाद वो जाता है हार्ट के अंदर। नॉर्मली ये रूट होता है जो जीआईटी का होता है। अब ये जो पोर्टल वेन है वो बनती किससे थी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन से। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है हमने एक्यूट में भी पढ़ा, क्रोनिक में भी पढ़ा, लेकिन क्रोनिक की कंडीशन में वो ज़्यादा प्रेवेलेंट है पोर्टल हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या हुआ कि जीआईटी में हमने बोला कि ये सिरहोसिस हो गया, इसके अंदर लिवर के अंदर सिरहोसिस हो गया, तो मतलब कि पोर्टल वेन जो है वो इसमें नहीं जा पा रही, इसमें ड्रेन नहीं कर पा रही, तो अब पोर्टल वेन के अंदर जो है वो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब पोर्टल वेन के अंदर इंक्रीज़ हुआ तो पोर्टल वेन ने क्या किया, बैक प्रेशर दिया, पीछे की तरफ ले गया ब्लड सारा। अब पीछे की तरफ कौन है, जीआईटी है, उसमें क्या होगा, अब जीआईटी में सारा ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे जो वेन्स हैं, जीआईटी की वेन्स हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे जब ब्लड आया तो अब उसने कहीं ना कहीं तो छोड़ना है ब्लड को। अब ये क्या हुआ कि नॉर्मली ऐसे और ऐसे जाता था, अब बिकॉज़ यहाँ पे नहीं हो पा रहा, अब क्या होगा, जीआईटी से डायरेक्टली आईवीसी के अंदर जाएगी, तो दैट इज़ नोन एज पोर्टोसिस्टेमिक शंट, कि मतलब डायरेक्टली हम लोग आईवीसी दैट इज़ सिस्टेमिक के अंदर दे रहे हैं ब्लड को। अब वहाँ पे क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे ये शंट्स बनेंगे वहाँ पे वेरिसेस मतलब कि डायलेशन, अब नॉर्मल डायलेशन होने के चांसेस होंगे। क्यों, क्योंकि पोर्टल वेन में बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है, चाहे हमने शंट्स लगा दिए, लेकिन बिकॉज सारा का सारा जीआईटी का जो ब्लड है वो उनकी वेन्स में रह रहा है और वो सिस्टेमिकली कुछ जगह पे ही वो शंट्स लगा पा रहा है। तो ईज़ोफेजियल मेनली जो वेरिसेस होते हैं, ईज़ोफेजियल वेरिसेस पेरिअम्बिलिकल एरिया में भी होते हैं। अब इनकी वजह से क्या हुआ, वेरिसेस हो गए। अब अगर स्पेशली कोएगुलोपैथी है, हमने जैसे पढ़ा यहाँ पे कोएगुलोपैथी है, मतलब ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या होगा, ये वेरिसेस, ये जो एबनॉर्मल डायलिटेशन है ब्लड वेसल्स की, ये अगर रप्चर हो जाए तो दैट विल लीड टू मैसिव फेटल हेमेटोमेसिस। देन कम्स द हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म भी हो सकता है, क्योंकि लिवर जो है वो एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करता है। अब अगर लिवर ही नहीं है तो एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो लिवर के लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ईस्ट्रोजन का लेवल अगर हमारे नहीं मेल्स की बॉडी में अगर इंक्रीज़ हो जाए तो वो हाइपोगोनेडिज्म और गायनेकोमेस्टिया कॉज कर देगा। और पाल्मर एरिथेमा हो गया कि मतलब ब्लड वेसल्स की जो डायलेशन हो गई, वेजो डायलेशन हो गई पाल्म रीजन की वजह से। पाल्म रीजन में अगर ये जो पाल्म रीजन है यहाँ पे अगर वेजो डायलेशन हो जाए तो यहाँ पे रेडनेस सी आ जाएगी। क्यों रेडनेस आती है, क्योंकि हमने जो ईस्ट्रोजन है ना वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस को, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक वेजो डायलेटर है। ईज़ोफेजियल वेरिसेस होना कि ईज़ोफेगस है, यहाँ से क्या हुआ कि डायरेक्ट जो है शंट बनने शुरू हो गए, और ये जो शंट है ये इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो एनलार्ज हो गई। तीसरा जो केस है एक्यूट और क्रोनिक के बाद, दैट इज़ एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर। मतलब कि क्या हुआ, ईयर्स हो गए, स्टेबल है, कंपेंसेटेड क्रोनिक चल रहा था, मतलब कोई हमें सिम्टम नहीं आया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और एकदम से सडनली डेवलप कर देते हैं हम लोग एक्यूट लिवर डिजीज़ के साइन शो करने लग जाते हैं।
अभी क्यों हो सकता है कि सिरहोसिस की वजह से क्या हुआ कि एक्सेसिव शंटिंग हो गई, इतनी ज़्यादा शंटिंग हो गई, पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा हो गई, या फिर जो वैस्कुलर सप्लाई है बिकॉज ऑफ सिरहोसिस इतने नोड्यूल्स बड़े बड़े बन गए कि उसकी वजह से वैस्कुलर सप्लाई जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो एकदम से इनिशियली तो नहीं पता लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके एकदम से क्या हुआ कि एक्यूट सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए।